सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है और कितनी ख़तरनाक हो सकती है इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाइए कि DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने, और उन्होंने बताया है किस तरह से इंतज़ाम किए जा रहे हैं और क्या सूरत हाल आने वाले दिनों में पेश आ सकती है। कई शहरों में 16 शहर बताए जा रहे हैं जहां पर फौज को तैनात कर दिया गया है। इतनी बड़ी तादाद में शहरों में फौज तैनात है। इससे पहले शेख रशीद बता चुके हैं कि सिंध के अलावा तमाम जगहों पर, तमाम सूबों में फौज के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कहीं भी जब भी फौज की जरूरत पड़ेगी तो उसको बुलाया जा सकता है। पाबंदी करवाने के लिए, SOPs पर पाबंदी करवाने के लिए हालात ये हैं कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे केसेस इससे भी ज़्यादा बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की शदीद कमी हो सकती है। और इसीलिए हुकूमत ने फैसला किया है कि अब टेंडर्स जारी किए जाएंगे, बड़ी मिकदार में दरामद की जाएगी ऑक्सीजन। ये भी कहा जा रहा है कि स्टील मिल से भी पाकिस्तान वहाँ पर जो प्लांट्स हैं वहाँ से भी ऑक्सीजन हासिल कर सकता है। तो ये सूरत हाल इस वक्त बन रही है। हालात का पता नहीं खुदा न खास्ता किस तरफ जाते हैं, तो इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जिस हद तक हो सके एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी, DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही है कि एहतियात लाजमी है और इसमें हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। फ़ौज भी भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रही है। फ़ौज ने तो पहले भी कमाल किया कि भारत में इस बात पे तनकीद भी हो रही है इंटरनेशनली के सबसे पहले उनके फ़ौजियों को वैक्सीन लगाई गई। 10 लाख से ज़्यादा फ़ौजियों की तादाद है। यहाँ जो फ़ौजियों के लिए, पाकिस्तानी फ़ौजियों के लिए जो वैक्सीन आई थी वो नेशनल कॉज के लिए कौम को दे दी गई कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को लगाई गई, 50 से ज़्यादा साल की उम्र के लोगों के लिए कार रजिस्ट्रेशन भी वो भी आकर करवा सकते हैं। और अब NCOC में ये फैसला हुआ, असद उमर साहब ने कहा कि 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग भी अब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी अब उनकी भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है और आने वाले दिनों में 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन की जाएगी। तो इसमें मजीद तेज़ी लाने की ज़रूरत है वैक्सीनेशन में, क्योंकि भारत के पास अपनी वैक्सीन मौजूद, लेकिन फिर भी वहाँ पर हालात इतने तबाहकुन हैं कि 4 लाख के करीब रोज़ाना केसेस सामने आ रहे हैं। लोग मर रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इतने बुरे हालात हैं। खतरा इस बात का इसलिए भी है कि पहले यह देखा गया कि इस तरह से जब लहर भारत में आई थी तकरीबन अगस्त सितंबर के महीनों में आई, तो उसके बाद नवंबर दिसंबर में जाकर पाकिस्तान में उस तरह के हालात तो नहीं, लेकिन वो ये कह सकते हैं कि केसेस बढ़े थे। तो इसीलिए पाकिस्तान में अभी से कोशिशें की जा रही है हालात को कंट्रोल किया जाए। सियासी सतह पर मुलाकातें अलग से चल रही हैं, PDM अलग से एक्टिव है, ANP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाया जा रहा। बैकडोर चैनल पर अगरचे PDM के दरमियान भी राबतों की बात हो रही है। और फ्रंट चैनल की बात की जाए तो वहां पर जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब के दरमियान मुलाकात कल का कहा जा रहा है कि होगी और हम ख्याल ग्रुप भी साथ होगा। इन सब पर हम बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह के भारत में हालात नजर आ रहे हैं, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में वो हालात हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। अब रमज़ान मुबारक का भी बाबरकत महीना, इसमें भी दुआएं करनी चाहिए। लेकिन जो इंतजामात किए जा रहे हैं, फौज को बुलाया जा रहा है, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में भारत की निस्बत बेहतर रिस्पांस नजर आ रहा है जिस तरह से फौज को इन्वॉल्व किया गया है? उसामा साहब, पाकिस्तान में बहल अभी वो सिचुएशन तो नहीं है जो भारत में है, लेकिन जो इकदाम किए जा रहे हैं, जिस तरह फ़ौज को बुला लिया गया है, पहली बात तो ये है कि अवाम में अवेयरनेस जो है वो भारत के हालात सामने है। अवाम के सारी कौम देख रही कि भारत में किस तरह से बेकाबू हो गया कोरोना, किस तरह से वेंटिलेटर वहाँ पे कम पड़ गए हैं, ऑक्सीजन वहाँ पर मिल नहीं रही, इक्विपमेंट वहाँ पर है नहीं है, हॉस्पिटल जो है हॉस्पिटल्स में शॉर्टेज हो गई है, मरीज सड़कों पे मर रहे हैं। वहाँ पर यह है कि मरीज़ों को दफनाने या जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही। इतने बुरे हालात में अगर अवाम में फिर भी अवेयरनेस नहीं है तो फिर इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इस इशू पर भी फ़ौज को बुलाना पड़ा है। ईद आगे आ रही है, रमज़ान मुबारक का महीना है। अपील ये की जा रही है कि तरावी नमाज तरावी घर में पढ़ ली जाए, नमाज जो है वो घर में पढ़ ली जाए। लोग जो है वो हुकूमत के साथ कोऑपरेट करें। हुकूमत तो रिक्वेस्ट कर सकती है। इसमें मेरा ख्याल है कि अभी तो अवेयरनेस की भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे को नज़र आ रहा है पाकिस्तान में कि भारत में क्या हुआ, भारत में किस तरह से कोरोना फैला, किस तरह से भारतीय गवर्नमेंट की बेहिस्सी की वजह से, मोदी की बेहिस्सी की वजह से। मगर वो इलेक्शन कैंपेन चला रहा है, कुंभ का मेला वहाँ पे जारी है, करोड़ों लोग वहाँ पर गए हुए हैं, और किस तरह से फिर वो सारे इंडिया में कोरोना जो है वो जिस तरह से फैला है फिर उसको कोई रोक नहीं सका।
तो अब भी मीडिया दिखा रहा है बाज़ारों में लोगों का रश लगा हुआ है। दो के गवर्नमेंट ने 6 बजे के बाद मार्केटें बंद कर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद 6 बजे से पहले लोग बाज़ारों में जा रहे हैं। मास्क लोग पहन नहीं रहे, सैनिटाइज़र लोग यूज़ नहीं कर रहे। तो समझ साहब, ये चीज़ें अब अवाम को हुकूमत के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को थोड़ी सी मज़ीद सख्ती करनी चाहिए, और अब जो लोग गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे उनको सजाएं भी देनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से भारत का जो हशर हुआ है सारी दुनिया में, हम तो ये अफोर्ड ही नहीं करते। हमारी तो इकोनॉमी ये अफोर्ड कर ही नहीं सकती। हमें भारत को यही तो बात है जो पीपल्स पार्टी की तरफ से बाबर डोगर साहब तनकीद की जा रही है, ये कि जी इमरान खान हर दफा बहाना बना देते हैं कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब मर जाएगा, गरीब पिस जाएगा। तो ये बात तो फिर भारत भी यही कोट करेगा कि जी इस वजह से हमने लॉकडाउन नहीं लगाया। और जब आप लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो फिर लोग बाहर तो निकलेंगे, उन्होंने कामों पर जाना है, और फिर उसमें कई लोग एहतियात नहीं करते। अब मार्केट्स अगर आप बंद नहीं करेंगे, मार्केट बंद करेंगे तो दिहाड़ीदार मजदूर या जो वहां पर ताजिर तबका है वो एहतजाज पर आ जाता है। देखिए उसामा साहब, तब नुकसान है, नहीं करते तो फैल रहा है। उसामा साहब, गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही, ये इंतहाई कदम लेना नहीं चाह रही। गवर्नमेंट लोगों को एक मौका दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही कि इंसान के बच्चे बन जाओ, मास्क पहनो, सैनिटाइजर्स का यूज़ करो, ज़्यादा रश ना लगाओ, और एक तरतीब के साथ काम करते जाएं। किसी ना गवर्नमेंट ये भी चाहती कि इकोनॉमी का पहिया ना रुके, लोगों का रोजगार ना छिने, रोजगार भी साथ चलता रहे, और कोरोना के जो केसेस तो बढ़ रहे हैं ना, SOPs है उस पर भी अमल होना चाहिए। बढ़ रहे हैं, उसामा साहब, लोग अमल नहीं कर रहे हैं, लोग अमल नहीं कर रहे। एक हफ्ता और देखेंगे तो सर फिर किसका काम है? लोग अमल नहीं करते तो इसका मतलब है लोग तो फिर चोरी चकारी से नहीं छूटते क्या? कानून जो है वो फिर खत्म कर देंगे, हुकूमत हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। फौज, इसीलिए तो फौज को बुलाया गया है। इसीलिए आज देखें DGISPR मेजर जनरल बाबर जो है, बाबर इफ्तिखार, उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कर दिया है कि फौज अब आ जाएगी, फौज तैनात हो जाएगी, उसके बाद सख्ती जो है मजीद सख्ती शुरू हो जाएगी। लगता था कि पुलिस जो है, पुलिस से लोग नहीं डर रहे, पुलिस से लोग खौफजदा नहीं है, तो अल्टीमेटली फौज को यहाँ पे बुलाया गया। हालांकि ये फौज का काम नहीं है, लेकिन बात ये है कि अगर लोग अब गवर्नमेंट जो है इससे ज़्यादा क्या कर सकती है? फिर यही है कि लोगों को पकड़ के जेलों में बंद कर दे, थानों में बंद कर दे, फिर हम कहेंगे कि देखिए जी लोगों को पकड़ के थानों में बंद किया जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि लोगों को खुद समझना चाहिए। उसामा साहब, अभी भी फंक्शंस हो रहे हैं, बाहर आप जाएं, लोग मास्क नहीं पहन रहे, मास्क पहनने की लोगों को आदत नहीं है, ये गलत चीज़ है। लोगों से मिल रहे हैं, SOPs पे अमल नहीं हो रहा। अगर यही सूरत हाल रही तो अल्लाह ना करे तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। लाहौर में आप क्या देख रहे हैं बाबर साहब? कोई जुर्माने हो रहे हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, फौज को अब जब इन्वॉल्व किया गया है तो कोई बेहतरी आ रही है? क्योंकि ये तो बस ये आखिरी स्टेप है, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? देखिए, अभी तो फौज को तैनात किया गया है, अभी उस तरह से प्रॉपर्ली फंक्शनल नहीं हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट अब सख्ती करेगी। फौज को तैनात करने का इशू ये है कि सख्ती की जाए, लोगों को ज़बरदस्ती मजबूर किया जाए कि वो मास्क पहने, और यही इसका हल है। अगर लोग बाहर नहीं आते, गवर्नमेंट किसी सूरत में ये नहीं चाहती कि इकोनॉमी का पहिया जाम हो, वो इकोनॉमी का पहिया चलाना चाहती है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों के सख्ती भी करना चाहती है, SOPs पर अमल भी करवाना चाहती है। तो इसका तो फिर अब यही हल है। देखिए, अब फौज आ गई है तो मुझे लग रहा है कि सख्ती होगी, और अच्छा। जो लोग अमल नहीं करेंगे उनको जुर्माना देना पड़ेगा। असद खरल साहब, क्या आप देख रहे हैं कि हुकूमत ने जो भारत में हालात हैं उसको देखते हुए कोई सबक सीखा है? फौज बुला ली है, सिंध हुकूमत कह रही है जी हर तरह की ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी जाए, मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। इमरान खान साहब एक दफा फिर वो काम नहीं कर रहे, तो किस तरह से बैलेंस लाया जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम के ऊपर, हॉस्पिटल्स पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। कई हॉस्पिटल्स में जगह खत्म हो गई है, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई है ऑक्सीजन की। ये बदबख्ती है हमारी कि रमज़ान मुबारक महीने में पहले हमने खाने पीने की चीज़ों की देखी, यहाँ हमें लोगों का भी एहसास नहीं है कि जो मर रहा है उसके लिए ज़रूरत है, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए, तो हमने उस पर भी जनाब पैसे कमाने हैं। यानी किस कदर हमारी बदकिस्मती है ये कि कैसे यहाँ पर गिद्दें और कैसे खूनखार, मैं कहूँगा ये दरिंदे बैठ जाते हैं और भेड़िए हैं जो लोग इस तरह से काम शुरू कर देते हैं जी अब ऑक्सीजन पे भी पैसा कमाओ।
बदकिस्मती है उसामा साहब, अब नाम के तो मुसलमान है लेकिन काम एक भी हमारे में मुसलमानों वाला नहीं है, क्योंकि कम तोलना, मिलावट करना, झूठ बोलना, ख़राब चीज़ों को सही करके बेचना, 2 नंबर चीज़ों को 1 नंबर ज़ाहिर करके बेचना, ये तो हमारी माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें आम हो चुकी हैं। वैसे हम ठेकेदार बने हुए हैं, इस्लाम के आलम इस्लाम के झंडा हमने उठाया हुआ है। अब मामला ये है कि उसामा साहब जिस तरह डोगर साहब ने बात की भारत के हवाले से, भारत के जो हालात हैं हमारी दीवार के साथ है, वो कहते हैं ना घर के साथ घर है, तो भारत में जो हालात है पाकिस्तान में भी अगर इसी सूरत हाल जो है भारत से मुख्तलिफ नहीं है। SOPs की अगर वहाँ पे अमल दरामद नहीं हो रहा तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है। आप किसी बाज़ार में चले जाएं, बाज़ारों में रश लगा होता है, बाकायदा समाजी फासला तो बड़ी दूर की बात है, मेरा ख्याल 1 इंच का फासला नहीं होता जिस तरीके से बाज़ार भरे पड़े होते हैं। आप मार्केटों में चले जाएँ, आप किसी स्टोर पे चले जाएं, शॉप्स पे चले जाएं, किसी जगह पर भी आप जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो, स्टेशंस की बात हो, बस स्टैंड्स की बात हो, तो वहाँ पे रश आपको हर जगह पे नज़र आएगा। आप जो कह रहे हैं, सिंध हुकूमत जो कह रही है कि कंप्लीट लॉकडाउन, सिंध हुकूमत को तो किसी ने नहीं रोका। आफ्टर 18th अमेंडमेंट के बड़े जो चैंपियन बनते हैं, अब तो उनको कोई डर खतरा नहीं होना चाहिए। अगर वो चाहते हैं तो आप सिंध में, कराची में कंप्लीट लॉकडाउन कर लें, उनको तो किसी ने नहीं रोका। जब 3 सूबों की बात आई फ़ौज की, तो चौथा उन्होंने कहा जी हाँ जी हमें भी फ़ौज को हमने भी तलब करना है। मामला ये है उसामा साहब, एक बात ज़रा समझ ले, आपके 100 से ज़्यादा ज़िले हैं, तहसीलें अगर मिलाएंगे तो वो 300 के करीब बन जाएंगी। इस तरह आगे तहसील लेवल तक जाएंगे तो फौज कहाँ से लाएंगे, इतनी ज़्यादा तैनाती नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। खालिद साहब 18 से ज़्यादा, जहाँ 18% से ज़्यादा है वहाँ पर फौज है। अच्छा 18% से ज़्यादा भी हो तो उसमें भी बहुत सारे ज़िले फिर आगे उसकी तहसीलें अगर कर ली जाए, तो फौज अगर कहें कि खाली फौज जो है उसने ही इम्प्लीमेंट करना है, जब तक पब्लिक अपने तौर पर अवेयरनेस नहीं का अपने आप के ऊपर लागू नहीं करेगी, SOP इखलाकी अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, बाज़ारों में जाना बंद नहीं करेंगे, समाजी फासला बरकरार नहीं रखेंगे, खुद को सैनिटाइज नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, अगर आप ये कहें कि फौज ही सब कुछ करवाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। हमारे ऊपर मुमकिन नहीं है, लेकिन पहले से लोगों पर नहीं छोड़ा जा सकता, लोगों पर कानून का एहतराम लोगों पर नहीं छोड़ा जा सकता। कानून नाफिज किया जाता है, जो खिलाफ वर्जी कर रहा है उसको जुर्माने करें और उनको सजाएं बुलाने का मकसद यही है, ये नहीं कि उनको जाकर जेल भरे जाए। ठीक है, अच्छा असद खल साहब, अगली खबर आपसे ही चले जी। अगली खबर है जहांगीर तरीन की मुलाकात। तो फाइनली ये मुलाकात अब होने जा रही है, हम ख्याल ग्रुप भी साथ होगा, इमरान खान साहब से मुलाकात तय पा गई है। तो लगता यही है कि अब जो खतरे थे हुकूमत को जहांगीर तरीन से वो खत्म हो जाएगा। इन प्रिंसिपल तो मुलाकात अब तय हो जाएगी, तो जब मुलाकात हो ही जानी है तो पहले ही बातें तय होंगी तो तभी इस लेवल पर मुलाकात होती है। ये तो नहीं है कि मुलाकात होगी और उसके बाद गिले शिकवे दूर होंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो मिनिमम क्या है कि जिस पर दोनों लोग एग्री कर जाएंगे, जहांगीर तरीन और इमरान खान? असद खरल साहब, मिनिमम कुछ भी नहीं, एक नाराज़गी थी और बीच में जो एक तो हम ख्याल ग्रुप की अलहदा से मुलाकात होगी इमरान खान साहब से, और जहांगीर तरीन साहब जो है वो मैं जिस तरह कहा कि 1-on-1 अल्टीमेटली उनकी मुलाकात होगी। तो उस मुलाकात के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इमरान खान साहब तक पहुँची और जो बुनियाद बनी जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान के दरमियान एक खलीज का, उस हवाले से जहांगीर तरीन साहब के पास काफ़ी ऐसी एविडेंस हैं जो वो इमरान खान साहब को पेश करके कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और उनको ये बावर कराने की कोशिश करेंगे कि जो लोग जिन्होंने आपके और मेरे दरमियान एक गलतफहमियाँ पैदा की, आपको ऐसी चीज़ें दिखाई जो तोड़ मरोड़ कर हक़ाइक़ आपके सामने या कुछ चीज़ें पेश की, एक्चुअल उनकी ये सूरत हाल है, ये उसको अगर 3 चीज़ें मिलाएंगे तो ये एक कंप्लीट पिक्चर है। आपको अपनी मर्ज़ी की चीज़ें निकाल के आपको पेश की गई। तो उसके बाद जिस तरह मैं पहले भी कहा कि कुछ तब्दीलियां जो हैं वो रूनमा आप देखेंगे होंगी, वो पंजाब के अंदर भी होंगी जी, वफाक के अंदर भी होंगी, और कुछ ताकतवर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आज तो इमरान खान साहब के, यानी आज तक तो इमरान खान साहब के बहुत जिनको करीबी समझा जाता है, बहुत ताकतवर ब्यूरोक्रेट हैं, शायद उनमें भी कुछ लोगों की वहाँ पे छुट्टी हो और यही इसमें मिनिमम होगा। और इसके अलावा आप अगर समझते हैं कि ये नॉर्मलाइज चीज़ें हो जाएंगी, मुझे नहीं लग रहा। बाकी रहे मुकदमात की बात, मुकदमात कल कोई मुलाकात के बाद कोई तीनों FIR ख़त्म नहीं हो जानी, वो अदालतों में केस चल रहे हैं, जो आगे उनका फेट होगा वो अदालतों ने फैसला करना है, वो इमरान खान साहब के बस की बात नहीं है। सही। बाकी रहेगी इंक्वायरी कमेटी की बात, मैं भी उस पर इमरान खान साहब कहेंगे ठीक है
वो शायद टीम बदल दें, कुछ लोगों को तब्दील कर दें। इस पे ये जो आप बात कर रहे हैं सद खरल साहब, ये हो चुका है। ब्रेकिंग न्यूज आ गई है कि जो JIT बनाई गई थी, मुश्तरका JIT, उसके सरबराह को तब्दील कर दिया गया है। बाबर डोगर साहब, मैं दोहरा देता हूं, जो शुगर माफिया की JIT बनाई गई थी उसके सरबराह हैं, उनको तब्दील कर दिया गया है। डॉक्टर रिजवान, डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान की जगह एडिशनल डायरेक्टर अबू बकर खुदाबख्श को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है। अब यह भी कहा जा रहा है कि जी उन पर बड़ी दबाव भी था, डॉक्टर रिजवान पर सख्ती भी थी, कोई लालच वगैरह भी था, लेकिन वो नहीं आए। तो बाबर डोगर साहब, इसका मतलब है कुछ चीजें पहले तय हुई हैं तभी ये मुलाकात हो रही है। आपको लगता है मुलाकात से ही इस चीज को जोड़ा जाएगा, JIT में एन ऐसे वक्त में मुलाकात से एक दिन पहले तब्दीली करना? उसामा साहब, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनकी तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा था, जहांगीर टीन ने बेतहाशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया टॉक्स में ये बात की थी कि उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वो उससे मुतमईन नहीं है, और वो ये चाह रहे हैं कि कोई न्यूट्रल किस्म का बंदा जो है वो इनकी इन्वेस्टिगेशन करे। तो डॉक्टर रिजवान की जगह पे डॉक्टर अबू बकर खुदाबख्श को लगा दिया गया। देखें अब उस पर जहांगीर टीन को कितना एतमाद है। लेकिन आज कुछ और चीज़ें भी हुई हैं। एक शेख रशीद की स्टेटमेंट है कल की कि जहांगीर टीन अब हमसे बहुत दूर हो गए हैं, और दूसरी आज इमरान खान साहब मुल्तान में थे तो शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी जज्बाती तकरीर की। जहांगीर टीन को उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनको और उनके ग्रुप को उन्होंने बहुत रगड़ा लगाया कि ये ब्लैक मेलिंग है, और अब एक लाइन खींची जानी चाहिए कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है, और जो हमारे साथ नहीं है वो फिर नहीं है। तो मतलब यही था उनका कहने का कि यहाँ तो जहांगीर तरीन साहब लाइन के इधर खेलें या लाइन के उधर खेलें, ये लाइन के दोनों तरफ खेलने वाला सिलसिला नहीं रह सकता। तो अब आप देखें कि PTI के अंदर से पहले जहांगीर तरीन के साथ बड़ी सिंपैथीज थी, लेकिन एक दो दिन से मैं देख रहा हूँ कि PTI के अंदर से भी बड़ी सख्त आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं जहांगीर तरीन और उसके ग्रुप के ख़िलाफ़, कि ये जो है ये जो ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की जा रही है और ये सारा कुछ करना जा रहा है, और ये जो लाइन पड़ गई है खसा कहने चीज़ें वैसे हो जाएंगी, मुझे नहीं लग रहा कि ये चीज़ें उसी तरह से वापस चली जाएंगी। ये जो लाइन खिंची है, ये लाइन अब देखें इमरान खान कल इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से वो उनसे सारा जो चीज़ है वो ये है कि इमरान खान उस ग्रुप से जब मुलाकात करेंगे, यानी जो एंटी जहांगीर तरीन ग्रुप है वो भी थोड़ा एक्टिव दोबारा से हो रहा है, वो अपना जोर लगा रहा है। वो बिल्कुल उन्होंने पिछले दो दिन में अगर देखा जाए तो उन्होंने वो खासे वोकल हुए हैं। आज शाह महमूद कुरैशी की जो तकरीर थी वो बड़ी अहम थी, उन्होंने बड़ा सख्त अल्फाज यूज़ किए हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़, और उनका ये ख्याल है कि ये हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, और उनको वो ये चाह रहे थे कि ये लाइन खींची जानी चाहिए कि कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन हमारे साथ नहीं खड़ा, जो नहीं खड़ा वो फिर लाइन के दूसरी तरफ चला जाए, जो नहीं खड़ा। तो यही बात असद खरल साहब, कौन नहीं खड़ा, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि मरियम साहिबा की PTI की एक अहम शख्सियत से मुलाकात तय हो गई है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, मरियम नवाज साहिबा की PTI के अहम शख्सियत से मुलाकात, ये खबरें चल रही हैं सहाफ़ती हलकों में। इसके साथ साथ मरियम साहिबा ने जो खुद इंटरव्यू में TV को इंटरव्यू देते हुए बात कही कि जी PTI के लोगों से हमारे राबते थे, हैं, और सेनेट इलेक्शन में भी हुए और टिकट की भी बात हुई। तो असद खरल साहब, इसका मतलब है कि वो ये कहना कि जी कोई हम तो लोटाक्रेसी के कायल नहीं है, वो तो इसका मतलब है राबते तो कर रहे हैं। राबते तभी होते हैं जब आप कुछ लेन देन चल रहा हो, तभी ये बातें सारी हो सकती हैं। अब तो पीपल्स पार्टी भी बोल उठी है, वो भी चीख रही है कि मरियम ने तो कह दिया कि जी अब ये 2023 तक, मैं तो चाहती नहीं कि हुकूमत जाए, 2023 तक यही हुकूमत रहे। तो इसका मतलब है कोई आपने इसका मतलब है खुद से कोई डील कर ली, वरना तो PDM लॉन्ग मार्च सारा कुछ बना इस हुकूमत को निकालने के लिए था। तो अब आप कह रही हैं कि बड़े आराम से कि मैं तो चाहती नहीं कि ये हुकूमत गिरे, हम तो चाहते हैं 2023 तक यही हुकूमत रहे। तो फिर ये सब ड्रामा क्या था? ये दोनों बातों के हवाले से बताएं। देखिए उसामा साहब, मैंने कई दफ़ा इसी प्रोग्राम में कहा कि नून लीग भाग रही है, पीपल्स पार्टी कह रही कि आए ज़रा शुरू करें पंजाब से, अदम एतमाद लाएँ और फिर आगे चलें। तो अब मामला ये है कि पहले मैंने कहा था कि नून लीग कभी भी इस चीज़ पे नहीं आएगी, मरियम साहिबा या नवाज शरीफ साहब कभी भी इस चक्कर में नहीं आएंगे। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि PTI के लोगों से आपने कहा कि मुलाकात है या उनसे रब्ते कर रहे हैं या रब्तों में हैं, मैं नहीं समझता कि इस हवाले से कोई भी ऐसी कोई डील हो रही है या कोई इनको नून लीग को ज्वाइन कर रहे हैं या वो लोग PTI को छोड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2023 तक तो खुद मरियम साहबा कह रही हैं कि हम हुकूमत को 2023 से पहले
हमारा कोई इस तरह का इरादा नहीं है। तो लिहाजा कोई बंदा बेवकूफ़ ही है कि जो हुकूमती कश्ती से छलांग मार के इनके साथ आए, इसके कैंप में आए। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों से उनके राब्ते हैं या जिन लोगों ने उनसे किए हैं राब्ते, उनकी तो कल मुलाकात हो रही है वज़ीर आज़म साहब से। तो जब मुलाकात हो रही है तो ज़ाहिर बात है जब मिल बैठते हैं दो फ्रीक टेबल पे, तो उसमें तो गिव एंड टेक होता ही होता है। और अल्टीमेटली आपको पता है जब इस लेवल पे मीटिंग होती है तो उसके बहुत सारी चीज़ें जो है पहले से तय कर ली जाती हैं। जिस तरह अभी मैंने बता ही रहा था तो आपने खबर अनाउंस कर दी कि JIT के जो हेड है उनको भी तब्दील कर दिया। लेकिन ये बात एक मद्देनजर रखें उसामा साहब कि जो अबू बकर खुदा बख्श है वो भी इंतहाई अपराइट ऑफिसर हैं, पंजाब पुलिस में एडिशनल IGP रहे हैं और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर हैं, और वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल है, बड़ी खबर दी है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल है FI के। डॉक्टर रिजवान जो है वो डायरेक्टर है। ये ऑलरेडी मुझे ब्रेक लेनी है। मैं चाह रहा हूं इसी बात पर बाबर डोगर साहब आपकी राय क्या है कि ये जो मरियम साहब ने फिर बात की वो सब लॉन्ग मार्च, कोरोना हो गया कई लोगों को, कई लोग इसमें जान बहक हो गए, नून लीग के लोग कारकुन जान बहक हो गए कई, और कितना फैला वो सब फिर क्या था? इस कौम को बेवकूफ बनाना था या ये साफियों को पता नहीं बेवकूफ समझते हैं? वो आर या पार जो होना था, जनवरी से पहले पहले हुकूमत गिरनी थी, तो ये सब क्या था? बड़ी आसानी से आपने ये सारा इतना कुछ करके, इतना मजमा सारा PDM बनाकर, टाइम लगाकर, मीडिया हर चीज, और उसके बाद आपने आसानी से कह दिया हम तो इसको गिराने नहीं चाहते, 2023 तक ये रहे। तो फिर मसला क्या था? हासिल क्या हुआ? फिर जो हासिल करना था कहीं वो हासिल तो नहीं हो गया मरियम साहबा को? उसामा साहब, हासिल मरियम को क्या होना था? मरियम का जो नैरेटिव था, मरियम तो हुकूमत गिराने निकली थी, मरियम तो अपने वालिद के केसेस को ख़त्म कराने निकली थी। मरियम का एजेंडा कुछ और था। वो एजेंडा नून लीग के लिए नहीं था, वो कोई एजेंडा नून लीग को इक़्तिदार में लाने के लिए नहीं था। वो एजेंडा था कि मियाँ साहब लंदन से वापस आएँ, उन पर सारे पर्चे ख़त्म हों और दोबारा इलेक्शन हो, मियाँ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने और मरियम उनकी मशीर बने, और 2000 इससे जो अगला इलेक्शन हो वो मरियम का इलेक्शन हो। मरियम तो इस सोच के साथ सारी कैंपेन चला रही थी। आसिफ जो थे बिलावल भुट्टो, उनको भी उनके साथ मिलके जिस तरह से अदारों को टारगेट किया जा रहा था, जिस तरह से अदलिया को टारगेट किया जा रहा था कि इनको इतना प्रेशर में ले आओ कि वो हमारी डिक्टेशन जो है उसको मान लें। मरियम का जो नैरेटिव था वो फेल हो गया। बिलावल ने अपना मतलब निकाला और वो साइड पर हो गए। उन्होंने जो गेंस लेनी थी ले ली, उन्होंने अपने वालिद के केसेस जो थे उसमें हाथ होला करवा लिया, उन्होंने जो था यूसुफ गिलानी को सेनेटर बनवा लिया, वो अपना मकसद कामयाब हो गए और वो साइड पे हो गए। मरियम जो थी उनका सारा एजेंडा फ्लॉप हो गया। कोई क्या हासिल कर सकी मरियम? कुछ भी नहीं। और अब शहबाज शरीफ बाहर आ गए हैं, तो मरियम तो अब ये तासुर देने की कोशिश कर रही है, वो जो शिकस्त उनको हुई है उसकी जो है उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, उस इंप्रेशन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। वो गिरफ्तार तो नहीं हुई ना, ऐसे तो ना करें। अब मरियम साहबा गिरफ्तार तो नहीं हुई ना, उनको भी बहुत कुछ का वक्त है। आते हैं इसी पर, क्योंकि आगे हमने बात करनी है, इसी पर आते हैं सर, क्योंकि PDM में अब राबते शहबाज शरीफ कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब क्या एक्टिव हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का किरदार क्या होने जा रहा है, PDM का क्या बनेगा? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। शहबाज शरीफ साहब ने अब लगता है सीट संभाल ली है और उन्होंने गैर एलानिया राबते भी कर लिए हैं। PDM की कुछ जमातों से फ़ोन पर बातचीत भी हो रही है, शिरपाओ साहब से भी फ़ोन पर बातचीत हुई है। तो क्या अब मरियम साहिबा पीछे चली जाएंगी? क्योंकि ख़ुद उन्होंने अभी कहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ तो एक्टिव अगर होंगे तो ये हुकूमत के लिए नुकसानदेह होगा, और हुकूमत चाहेगी नहीं कि नवाज़ शरीफ एक्टिव हो। नवाज़ शरीफ अब इनके हाथ नहीं आएगा। और फिर खुद उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को इमरान अपने मद्दे मुकाबिल समझते हैं। इसका मतलब है कि अगली दफ़ा वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार अब नवाज़ शरीफ साहब नहीं है बल्कि शहबाज शरीफ है, तभी तो इमरान खान के मद्दे मुकाबिल मरियम उनको करार दे रही हैं। तो अब असद खरल साहब, आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ साहब वाकई एक्टिव होंगे? अब जो PDM के इजलास होंगे, नून लीग की असल बागदौड़ अब शहबाज शरीफ के पास होगी? क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो इजलास बुलाते हैं और कह रहे हैं कि ये जो इजलास हो रहा है इसमें बात होनी है लॉन्ग मार्च की, इसमें बात होनी है हुकूमत गिराने की, इसमें बात होनी है पीपल्स पार्टी और ANP के खिलाफ एक्शन की। तो मरियम तो कह रही है कि नून लीग तो चाहती नहीं है, वो चाहती नहीं है कि 2023 से पहले हुकूमत गिरे,
तो फिर ये लॉन्ग मार्च, ये पीडीएम, फिर इसका क्या फ़ायदा रह जाता है? ये बनी क्यों है, मुलाकातें क्यों? देखें, पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हो रहा है और जिस तरह उसमें ना पीपल्स पार्टी को बुलाया गया है और ना उसमें एएनपी को बुलाया गया है। अब एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी जानब जिस तरह आपने कहा कि मरियम साहबा ने कहा कि हमने तो हुकूमत गिरानी नहीं, 2023 तक हम तो हुकूमत के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, तो फिर धरने, लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों की बात वो भी टाइम फिक्स हो गई। लेकिन एक बात ये है कि बहरहाल मैं फिर कहूँगा कि पीडीएम जो है ख़त्म नहीं होगी। जरदारी साहब और एएनपी अल्टीमेटली इसमें वापस आ जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब के और जरदारी साहब के राब्तों के वाले से क्यूम सुमरो साहब जो दोनों के मतलब काबिल एतमाद साथी हैं और जो पहले जमीयत उलमा इस्लाम में भी थे और फिर जरदारी साहब के भी करीबी साथियों में उनका शुमार होता है, उनकी मुलाकातें हुई हैं, मौलाना फजल रहमान साहब से राब्ते हुए हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद मौलाना साहब जरदारी साहब को या पीपल्स पार्टी को पीडीएम में वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर पीपल्स पार्टी वापस आएगी तो यकीनन एएनपी भी वापस आ जाएगी। लेकिन फिर वही कि पीडीएम अगर इकट्ठी हो भी जाती है, एएनपी और पीपल्स पार्टी वापस भी आ जाती है, तो मेन जो एक पार्टी थी जो नून लीग, जब वही ये कह रही है कि जनाब 2023 तक इस हुकूमत जो है उसको हम कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं करेंगे और ये अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करे। चौधरी मंजूर साहब ने इसीलिए कहा कि ये मरियम साहब आप बताएं ज़रा नून लीग कि किसको उन्होंने 5 साल हुकूमत की पूरी करने की गारंटी दी है, किसने उनसे गारंटी मांगी है, उन्होंने किसको गारंटी दी है। अच्छा, मैं तो पहले से कहता रहा हूं कि जरदारी साहब को टास्क दिया गया है कि 2023 तक ये हुकूमत जो है रहेगी और सब ने इसी पे तनख्वाह पे काम करना है और आपने पीडीएम के जरिए नून लीग से भी इसी तनख्वाह पे काम कराना है। तो जो जरदारी साहब ऑलरेडी काम कर रहे हैं वही मरियम साहबा ने डायरेक्ट डायलिंग कर ली है। तो मामला सीधा सा है कि कौन किससे क्या बात कर रहा है। इसमें मुझे बताएं कि क्या इमरान खान साहब ने इनसे भीख मांगी है कि मुझे 2023 तक हुकूमत करने दी जाए नून लीग से? ये बताएं ना मरियम साहबा कि किसके कहने पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दे रही है। नून पीपल्स पार्टी उनसे ये पूछ रही है। जरदारी साहब के बारे में ऑलरेडी मैं कह चुका कि उनको जो टास्क मिला है वो तो उसको फुलफिल कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो अब नून लीग भी उसी चीज़ पे चल पड़ी है। तो मुझे ये बताएं फिर इस पीडीएम के रहने का ये जो टास्क आप कह रहे हैं क्या है हुकूमत को? असद खरल साहब, ये बात अब फिर दोबारा चल रही है कि मरियम साहिबा फिर लंदन जा सकती हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ही थे जिन्होंने अदालत में भी गारंटी दी थी और उसके बाद नवाज शरीफ साहब मुल्क से चले गए और उनके बेटे सलमान शहबाज जो बाहर बैठे हैं उन्होंने एक बड़ा मानीखेज ट्वीट भी किया था, द गेम चेंजर, अपने वालिद की शहबाज शरीफ की तस्वीर के साथ। यानी शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को बचाया और मक्खन से बाल की तरह उनको निकाल कर ले गए। अब मरियम साहिबा के लिए भी कोई ऐसी सूरत बन सकती है बाबर डोगर साहब, क्योंकि मरियम साहिबा ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला, बड़ा नरम रवैया। फिर इसके साथ देखिए उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होती, नैब में जो बुलावा था उसके बारे में भी आप देख लीजिए किस तरह से मामला चल रहे हैं। तो अब कोई ढीला ढाला कोई सिस्टम बन रहा है जिसमें अब जो सख्ती थी वो या जो पार्टीज़ के दरमियान जो एक चपकलिश सी बन गई थी, विद इन पार्टीज़ भी, विद इन पीडीएम भी और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी, वो कुछ मामला ठंडा हो रहा है। उसामा साहब, जब से शहबाज शरीफ बाहर आए हैं मरियम बेरोज़गार हो गई। मसला ये है कि उन्होंने जो सीट संभाली हुई थी नून लीग की सदारत की, वो अब असल सदर बाहर आ गया है, वो कुर्सी तो उसके पास चली गई है। अपोजिशन लीडर भी वही है, वो अपनी पॉलिसीज़ भी उसी के मुताबिक चलेंगी। मरियम ने कराची जाना था इलेक्शन कैंपेन के लिए, नहीं गई। मरियम जो थी उनका स्टांस जो है जिस दिन से शहबाज शरीफ बाहर आया बिल्कुल चेंज हो गया है, उनका नैरेटिव चेंज हो गया है। अब वो बिल्कुल, अब उनको पता है कि अब वो वापस जाती उम्र है। अब वो ये चाह रही कि चलें शहबाज शरीफ चेयर कर रहे हैं तो मुझे कम से कम बाहर जाने दिया जाए। लेकिन इमरान खान उनके बाहर जाने में सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट है। अब वो नवाशी वाला ट्रेलर तो दोबारा नहीं चल सकता कि मरियम अब अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं और ये सारा कुछ हो जाए। इमरान खान नहीं चाहते किसी भी सूरत में कि मरियम बाहर जाएं। मरियम का बाहर जाना इमरान खान के सारे बयानी की नफ़ी होगी। इसका मतलब ये कि नवाज शरीफ को भी एनआरओ मिल गया, मरियम नवाज़ को भी एनआरओ मिल गया, शरीफ ख़ानदान को तो, नवाज शरीफ फैमिली को तो सारी को एनआरओ मिल गया। बेटे उनके पहले बाहर हैं, इसाक डार बाहर चले गए, सलमान शहबाज बाहर चले गए और अब मरियम भी चली जाती हैं तो फिर इमरान खान के पल्ले क्या रह गया? तो वो फ़िलहाल तो वो नहीं मान रहे।
मरियम डेस्परेट है, खुद वो जाना चाह रही हैं, हर सूरत में जाना चाह रही हैं, क्योंकि अब उनको सियासत में वो कह रही हैं बाबर साहब आपकी खबरें 100% दुरुस्त होते हैं, आपका तज्जिया को भी सलाम है, लेकिन मरियम कह रही हैं कि मैं इस हुकूमत के होते हुए नहीं जाऊंगी। ये पुरानी स्टेटमेंट है, मैं नहीं जाऊंगी। ये पुरानी स्टेटमेंट है सर, ये पुरानी है, ये अब चीजें बदल गई हैं। अब तो वो ये कह रही कि ये 2023 तक हुकूमत चलेगी, ये तो वो खुद मान रही हैं, और उनको पता है कि शहबाज शरीफ के होते हुए ना लॉन्ग मार्च होना है, ना धरना होना है, ना कोई एहतजाजी तहरीक चलनी है। शहबाज शरीफ मौलाना तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की। सर मौलाना सब सरबराह हैं, मरियम कौन होती हैं? मरियम की क्या औकात है पीडीएम में? मरियम कौन होती हैं? असल तो फजलुर रहमान साहब के फैसले हैं, वो सरबराह हैं, नवाज शरीफ ने फैसला करना है, तो वो तो लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी हो रही है ईद उल फितर के बाद। पीडीएम में सारी बातें हो रही हैं, कोरोना की परवाह नहीं है उनको। शहबाज शरीफ के होते हुए सवाल ही नहीं पैदा होता कि हुकूमत के खिलाफ कोई लॉन्ग मार्च हो या हुकूमत के खिलाफ कोई धरना हो। सर बयानिया नवाज शरीफ का चलता है। मरियम कहती हैं, उन्होंने अब भी कहा है कि उनकी सोच लगा मेरे चचा की, शहबाज शरीफ की, लेकिन उनकी कोई जुर्रत नहीं हो सकती कि वो नवाज शरीफ के आगे कुछ बोले। नवाज शरीफ का बयानिया चलता है, नवाज शरीफ के आगे शहबाज शरीफ की नहीं चल सकती, और वो तो वजीर आजम बनते थे। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की वफा की वजह से, उसके साथ वफा निभाने की वजह से वज़ीर आज़म नहीं बने, वरना उनको तो प्लेट में रखकर मिल रही थी वज़ारत उज़्मा, वज़ीर आज़म उनको बनाया जा रहा था शहबाज शरीफ को। ये तो सिर्फ भाई की वफा की वजह से उन्होंने जेल काटी है। जी बिल्कुल, उनको वज़ारत उज़्मा दी जा रही थी, भाई की वजह से काटी है। और जब भाई ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि शहबाज शरीफ अगला वज़ीर आज़म होगा मेरी जगह पर, तो उस वक्त मरियम नवाज़ ने उनकी वज़ारत उज़्मा काटी थी, जब वो खड़ी हो गई थी दरमियान में कि किसी सूरत में शहबाज शरीफ वज़ीर आला नहीं बनेगा। और अल्टीमेटली नवाज शरीफ को वो फैसला वापस लेना पड़ा था। आपको याद होगा, मरियम बीबी को चाहे इनको भी याद होगा कि जब नवाज शरीफ खुद अनाउंसमेंट करके शहबाज शरीफ की फिर भागे थे और शाहिद खकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बना दिया गया था। तो मरियम साहिबा आप तो खुद नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, बाकी तो बात की बात है। आप ये कह रही कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा उन्होंने ठुकरा दी भाई की खातिर, और जब भाई ने उनकी वज़ारत उज़्मा की राह में रोड़े डाले थे, रोड़े अटकाए थे, और आपने रोड़े अटकाए थे, उस वक्त क्या वजह थी? ये भी अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से पहले असद खरल साहब, ये क्या होने जा रहा है? ईद उल फितर के बाद ये वबा की भी सूरत हाल है, फजलुर रहमान साहब फैसला कर चुके हैं लॉन्ग मार्च होगा। आपको क्या होता नजर आ रहा है? शहबाज शरीफ साहब की नहीं चलती, आपको पता है नवाज शरीफ जब फैसला कर दें तो फिर वही होता है, और मरियम साहिबा ही फैसला करवाती हैं नवाज शरीफ। मरियम साहिबा ने और नवाज शरीफ ने फैसला कर दिया कि 2023 तक इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, उसके बाद तो फिर पीछे बात रह ही नहीं जाती। वो तो मरियम साहबा ने अनाउंस कर दिया, नवाज शरीफ का ही फैसला है ना। जो मरियम साहबा बोल रही हैं, तो शहबाज शरीफ को तो आगे आने की अब जरूरत ही नहीं है। वो खुद ही उन्होंने नैरेटिव जो शहबाज शरीफ वाला या जरदारी साहब वाला, वो खुद मरियम साहबा ने बयान कर दिया कि 2023 फजलुर रहमान साहब नाराज नहीं होंगे कि तुमने मुझे फिर बेवकूफ बनाया है? हाफिज अहमद साहब सही कहते थे, फजलुर रहमान साहब कहेंगे मुझे इतना बेइज्जत करके रख दिया। नाराज तो होना चाहिए, पीपल पार्टी भी सवाल कर रही है। फजलुर रहमान साहब को यही सवाल करना चाहिए कि जनाब फिर पीडीएम का क्या फायदा है, जब मुझे क्या फायदा है, जब एक तरफ आप इस्तीफों की बात करते हैं, लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, धरनों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप लिख के दे देते हैं, जनाब श्योरिटी दे देते हैं कि 2023 तक यही हुकूमत रहेगी। तो फिर पीडीएम जो है ये खाम खा एक पीछे ड्रामा ही एक रह जाएगा, उसकी हकीकत या अच्छा, उसका कोई एक फैसला के लिए 10 का इलेक्शन में सुना दिया गया था, और उसके बाद मरीम साहब ने कहा कि अवाम ने फैसला सुना दिया है, और पूरे मुल्क की अवाम उस हल्के को ही बेसिस पर डिसाइड हो गई थी कि जी वो नून लीग दोबारा जीत गई है, नौशीन साहिबा जीत गई और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हार गए थे। अब 249 में मैदान सज रहा है, ये है कराची। इसके बारे में बात करेंगे, सर्वेज क्या कह रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और उसके बाद क्या होगा, कितनी अहम है ये सीट। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। कराची का हल्का NA 249 बड़ा अहम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने भी इलेक्शन लड़ा था और बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था। बकौल मरीम नवाज साहबा चंद 100 वोट कहे उन्होंने कि फैसल वाडा से वो हार गए थे। फैसल वाडा यहाँ पर तहरीक इंसाफ से जीते थे। उसके बाद अब वो सेनेटर बन चुके हैं, और क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा दिया वो एक मामला चल रहा था, डुअल नेशनलिटी का था। उस वक्त उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने दुरुस्त बात नहीं कही थी। तो खैर अब यहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब हैं नून लीग की तरफ से,
और मुख्तलिफ सर्वेज हो चुके हैं। 10 से 20 अप्रैल के दरमियान 3 बड़े सर्वे हुए हैं। 2 में इमरान खान को आगे दिखाया गया, तहरीक इंसाफ को, और 1 में नून लीग को। अब मसला है पीपल्स पार्टी का, मसला है पाक सरजमीन पार्टी का, वो कहाँ तक नजर आ रहे हैं। फिर अब अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इतनी लड़ाई ना होती तो शायद पीपल्स पार्टी नून लीग को सपोर्ट कर रही होती, क्योंकि तय ये हुआ था। बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है यहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब अगर जीत जाते हैं तो फिर, क्योंकि हमने अब तक देखा है ज़िमनी इलेक्शंस में ज़्यादा पलड़ा भारी अपोजिशन का नज़र आ रहा है, और मरीम साहबा कह रही हैं ये साबित करता है कि इमरान खान साहब मेजॉरिटी हो चुके हैं, 22 करोड़ अवाम ने फैसला दे दिया है, अब हुकूमत अपनी अहमियत भी और मेजॉरिटी सब कुछ हो चुकी है। उसामा साहब, अगर पिछला इलेक्शन जो हुआ था, अगर उसका रिजल्ट देखें तो शहबाज शरीफ 700 वोटों से हारे थे। बड़ा सख्त मुकाबला हुआ था फैसल वाडा से, वो बड़ा सख्त मुकाबला था। तो वोटर टर्नआउट से तो ये लग रहा है कि इस हलके में जो मेजॉरिटी वोट या पीटीआई का है या पीएमएलएन का, उस वक्त भी पार्टी लड़ रही थी, उस वक्त भी पाक सरजमीन लड़ रही थी, उस वक्त भी एमकेएम लड़ रही थी। तो अब भी मुझे लग रहा है कि ये जो मुकाबला है ये नून लीग और पीटीआई के दरमियान है, और बड़ा सख्त मुकाबला, जो भी कैंडिडेट जीतेगा बड़े थोड़े मार्जिन से जीतेगा। हाँ, पीटीआई, उस वक्त पीटीआई से लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, इमरान खान ने बहुत ज़्यादा वादे किए हुए थे। कराची में एक पीटीआई की पूरी वेव चल रही थी, विंड चल रही थी, जो उसमें पीटीआई उस सीट पर भी वो बेनिफिट लेके गई। लेकिन अब हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। पीटीआई वो जो वादे थे वो उस तरह से पूरे नहीं कर सकी। जो कराची का जो डेवलपमेंट का पैकेज था वो अभी तक तो कराची को मिला नहीं है। जो 1100 अरब का वादा किया गया था, कराची से बेताशा फेडरल मिनिस्टर भी हैं, कराची से गवर्नर भी है पीटीआई का, तो लेकिन कराची की किस्मत उस तरह से बदल नहीं सकी। तो ये जो इलेक्शन है कराची का, ये बड़ा अहम इलेक्शन है। ये इससे एक चीज़ वाज़ेह होगी कि लोगों को अभी भी इमरान खान से उम्मीद वाबस्ता है या नहीं है। अगर तो और मार्जिन बड़ा मैटर करेगा। अगर थोड़े मार्जिन से ही फैसला हुआ, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी देती है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों पार्टियां अभी भी पॉपुलर हैं, पीटीआई अभी भी पॉपुलर है, लोग अभी भी इमरान खान से तवक्कुआत लगा कर बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि दोनों असल जो मुकाबला है वो पीएमएलएन, मिफ्ता इस्माइल और पीटीआई के कैंडिडेट के दरमियान होना है, और बड़ा टफ मुकाबला होना है, और जो भी कैंडिडेट जीतेगा बड़े थोड़े मार्जिन से जीतेगा। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि शायद ये अनोखा हल्का है कराची का या सिंध का, जहाँ पर 2 ऐसी जमातें मद्दे मुकाबल हैं कि जिनकी वहाँ पर उस तरह से हुकूमत नहीं, सिंध में नहीं है असद साहब, और देखिए कि कराची में अगर लोकल गवर्नमेंट की बात कीजिए वहाँ भी हमें एमक्यूएम हमेशा ज़्यादा नजर आई। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये दिलचस्प है, और फिर भी लोग इनको वोट करेंगे क्योंकि ये जीत के भी यहाँ हल्के में उस तरह काम नहीं कर पाते असद खरल साहब, और इसीलिए पीपल्स पार्टी जो है वो भी मैदान में होती है, उस पर शिकायत भी की जाती है कि शहरी इलाकों में उसको उतना वोट नहीं मिलता, लेकिन हुकूमत तो उसी ने बनानी है। अब लोग किस तरह से डिसाइड करेंगे, वो वोट तो दे देंगे, लेकिन उनको पता है कि अगर कोई काम यहाँ पर करवा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी है, मगर फिर भी वो तहरीक इंसाफ या नून लीग को देख रहे हैं असद खरल साहब। देखिए, ये बड़ी एक हैरानकुन बात है कि सिंध के अंदर जाहिर बात है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वही डिलीवर कर सकती है, काम वही करवा सकती है, लेकिन उसके बावजूद उसकी पॉपुलैरिटी यानी सिंध के अंदर जो 10 साल में उन्होंने डिलीवर किया है वो उसी की बुनियाद पे वोट डाल किया, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एमक्यूएम ने 5 साल में कौन सा डिलीवर कर लिया, 4-5 साल जो उनका मेयर भी रहा, एमक्यूएम भी उस तरह से रेस में नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद पीटीआई ने क्या डिलीवर कर लिया 3 साल में, अब वो भी देख रहे हैं ना, अगर उधर डिलीवरी की बात आ जाएगी। मामला ये है कि 3 सर्वेज आए उसामा साहब, 3 सर्वे के अंदर जो चीज़ें उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 2 सर्वे हैं उन्होंने तो ये कहा कि 19% फ़र्ज करो लोग पीटीआई को पसंद कर रहे हैं, और 17 या 16% जो लोग हैं वोटर जो हैं वो नून लीग को पसंद कर रहे हैं। यानी पहले नंबर की पार्टी उन्होंने दिया है पीटीआई को करार, और दूसरे नंबर की नून लीग। लेकिन जो गैलप ने सर्वे किया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसके अंदर उन्होंने ज़्यादा 2% का है फ़र्क 17-19 के बीच, उन्होंने कहा 29% जो लोग हैं वो नून लीग को पसंद कर रहे हैं, और पीटीआई के हवाले से उन्होंने बहुत कम तादाद दिखाई है। तो अब ये 3 जो सर्वे है, इसमें 2 सर्वे तो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, लेकिन जो गैलप है उसका काफ़ी डिफरेंस है इन 2 सर्वे से। तो मैं समझता हूँ कि अब ये देखें ना, गैलप जो है उसके अंदर यानी काफ़ी 29% उन्होंने यानी इसको कहा है जो नून लीग को।
तो नहीं, उन्होंने बल्कि सवाल पर 19% ने नून लीग को, जबकि 16% जो है पीटीआई को। गैलप जो है वो थोड़ा सा उल्ट दिखा रहा है, और दूसरे जो सर्वे दो हैं वो पीटीआई के उम्मीदवार को ज़्यादा पसंदीदा करार दे रहे हैं। बहरहाल जिस तरह वहाँ पे नून लीग ने भी पीछे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तो काम उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन बहरहाल चूँकि मुफ्ता इस्माइल साहब वहाँ पे लोकल हैं, उर्दू स्पीकिंग भी उनके MQM वाले जो वोट हैं वो भी वो ले सकते हैं। और जो जिस तरह पिछले अगर मार्जिन को देखा जाए तो 700 वोटों का फ़र्क बहुत कम है, और उस हवाले से जो फैसल वाडा साहब के जो वहाँ पे कामयाब हुए, लेकिन जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी लोगों के उस तरह काम नहीं हुए। अब फिर भी देखना ये है कि अब ये फैसला कुन घड़ी ये है कि क्या लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, या वो होपलेस हो चुके हैं। क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये डिसाइड करेगा, क्योंकि ये जिस तरह के नून लीग और जो पीटीआई के जो मंशूर हैं और जो उनकी कारकर्दगी है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, इसके ऊपर आप वोट जो है फैसला कौन ये एक इलेक्शन है, और इसमें बड़ा एक बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जी जी बिल्कुल ठीक है, मगर बाबर साहब यही तो सवाल है। तहरीक इंसाफ कहेगी हम कर क्या सकते थे, 18वीं तरमीम थी, हम क्या करते, हमने तो कराची के लिए पैकेज लेकर आए, हमने पूरी कोशिश की, हम तो लोकल गवर्नमेंट का भी कहते हैं कि बेहतर होना चाहिए, लेकिन हमारी चली नहीं, हम तो अपोजिशन में हैं। तो ये तो एक उनके पास जवाब है कि ठीक है कराची में वोट दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, हम बड़ा विजन लेकर आए, हम तो बंडल आइलैंड भी बनाना चाहते हैं, रोजगार के मौके भी देना चाहते हैं, लेकिन अब पीपल्स पार्टी के होते हुए हम कुछ कर ही नहीं सकते। उसामा साहब 1100 अरब रुपए का पैकेज फेडरल गवर्नमेंट ने उनको देना था। जो कराची इलेक्ट्रिक है ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, ये पीपल्स पार्टी के अंडर नहीं है। मसला ये है कि वहाँ के बेतहाशा फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो पीटीआई के हैं। इशू ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने अपना रोल कितना प्ले किया। कराची से तो पीपल्स पार्टी को सीटें नहीं मिली, कराची से MKM को सीटें मिला करती थी, लोगों ने MKM को नहीं जितवाया, लोगों ने पीटीआई को वोट डाला, इमरान खान को वोट डाला, तब्दीली को वोट डाला। सवाल ये पैदा होता है कि 3 साल के बाद फेडरल गवर्नमेंट ने कितनी की तब्दीली कराची में की, कितना का रिलीफ दिया, जो भी उसके बस में था उस हवाले से कराची के लोगों को कितना फैसिलिटेट किया। पीपल्स पार्टी जितने सर्वे हैं उसमें तो पीपल्स पार्टी का नामो निशान ही नहीं है, वो तो 3 चौथे नंबर की पार्टी है, 5वें नंबर की पार्टी है, वो तो गेम में है ही नहीं है। पीपल्स पार्टी ने जितना परफॉर्म किया लोग उसको वोट डाल ही नहीं रहे। सर्वे ये कह रहे हैं कि मुकाबला इमरान खान और नून लीग में है। मसला ये है कि नून लीग की कभी कराची में गवर्नमेंट नहीं रही, लेकिन अगर इमरान खान को वोट नहीं डालना तो फिर नून लीग दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको वोट डाल देंगे लोग। और एक अहम चीज़ जो है ना इस सारे सर्वे में वो ये है कि 25 से 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि जो अभी कोई फैसला नहीं कर पा रहे और वो देख रहे हैं कि हमने किसको वोट डालना है, पीटीआई को वोट डालना है या हमने नून लीग को वोट डालना है। ये जो न्यूट्रल बंदे हैं जो भी फैसला नहीं कर सके, ये असल में फैसला करेंगे कि कौन इलेक्शन जीतता है। हाँ, गैलप ने थोड़ा सा ये कहा है अपने सर्वे में कि उन में ज्यादातर लोग वो हैं जो ये समझते हैं कि शायद वो नून लीग को डाल दें। तो चलें अभी देखते हैं उसके बाद बयानिया क्या बनता है। जो वो ये कहेगा कि जी बिल्कुल तहरीक इंसाफ जीतेगी, देखेंगे ये लोग आज भी हमारे साथ हैं, और अगर तहरीक इंसाफ हार गई तो नून लीग कहेगी कि जी जिस तरह से मरीम ने कहा कि वाहिद जमात नून लीग है जो सबके मसाइल हल कर सकती है, ताकि कराची के भी। अब पीपल्स पार्टी के जब तक साथ थे तो इस तरह की बातें नहीं हुई थी, लेकिन अब PDM से अलहदगी के बाद मामला तो और तरफ है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।